इसमें अगर डिले होगा तो विद माय एक्सपीरियंस मुझे पता है कि लड़की अपने बयान से जरूर पलटेगी। तो रेड्डी के केस में इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद निर्भया के केस के भी एग्जीक्यूशन के मामले में तेजी आई थी। अब जिस तरह से छोटू यादव की जब हत्या कर दी गई वो नहीं बचा, तो क्या भरोसा कि उनके हत्यारे उस लड़की को जिसके सामने ये पूरी घटना घटी है को ना खत्म कर दें। कि आरती को लेकर पूरे देश में भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया जा रहा है। लोग उसके दर्द में खुद को महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या होगा आरती का, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? छोटू यादव की हत्या के बाद अब छोटू की लड़ाई जो लड़ रही है वो कितनी कामयाब हो पाएगी, इस बात पर मैं बात करूंगा निर्भया केस की लड़ाई लड़ने वाले और उसमें जीतने वाले जितेंद्र झा जी से। देश के बड़े वकील हैं और निर्भया केस में लगातार अपनी दलीलों से बचाव पक्ष को धराशायी किया। अब आरती के केस में मैं इनसे जानना चाहूँगा, उस लड़के का केस आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। इस पूरे केस को आप कैसे देखते हैं? पहले देखिए, ये देश का एक पर्टिकुलर केस है, लेकिन इस तरह की घटना पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा शहर हो, ऐसा कस्बा हो या ऐसी गांव हो जहां पे नहीं घट रहा है। हमारे देश की राजधानी में जिसमें कि गैंग रेप की जो विक्टिम है वो सुरक्षित नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने पूरा हौशअप किया, चार्जशीट फाइल की, लड़की सरकार से गुहार लगाती रही, हर इंस्टीट्यूशन से गुहार लगाती रही कि उसको न्याय मिले, लेकिन अल्टीमेटली उसको न्याय में उसकी असामयिक मौत मिली। कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया अपने घर से 30 किलोमीटर दूर। ये एक ऐसी घटना है जहां पे जो विक्टिम होता है उसको, और खासकर जहां पे विक्टिम लड़की होती है, महिला होती है, उसका जो सफरेंस है, अगर वो खुदा न खास्ते बच जाती है किसी ग्रूसम क्राइम के बाद, उसके बाद भी उसकी जिंदगी जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को विवश होती है और बाद में जिंदगी खो देती है, जैसा आप बता रहे हैं। कब उसकी मौत आ जाए, हमेशा मौत के साए में पल पल जीना, और कब वो हकीकती खत्म हो जाती है, यही हमारी न्याय व्यवस्था है, यही हमारी पुलिस व्यवस्था है, जिसमें कि हमारी बच्चियां असुरक्षित माहौल में पल पल जीने को मजबूर हैं। आप जिस केस की बात कर रहे हैं, शायद अभी आप डिस्कस कर रहे थे, अभी उसके बारे में आप दलील देकर आए कोर्ट में। जी, ये केस बता रही थी, दिल्ली का केस है, एक महिला के साथ, बच्ची के साथ, लड़की थी, गैंगरेप हुआ, वो पुलिस को गुहार लगाती रही सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली और फिर उसके बाद मर्डर कर दिया गया। ये सच्चाई है इस देश की सिस्टम की, व्यवस्था की, पुलिस व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो। जिंदगी खोती जा रही हैं लड़कियाँ, अपने ऊपर जुल्म सहने के बाद भी जिंदगी नहीं बचा पाती। अब अगर बात करें जहाँ साहब उस लड़की की, उसकी लड़की भी खतरे में है जिंदगी उसकी। निश्चित रूप से हमारे समाज में जिस तरह से छोटू यादव की जब हत्या कर दी गई वो नहीं बचा, तो क्या भरोसा कि उनके हत्यारे उस लड़की को जिसके सामने ये पूरी घटना घटी है को ना खत्म कर दें कि पूरे साक्ष्य ही खत्म हो जाएं। चश्मदीद जो वही चश्मदीद है, वो चीख चीख के कह रही है कि किस सरकमस्टांस में बेरहमी से मार मार कर उसका कत्ल किया गया, उसको किस तरह से झूठा दिलासा देके बुलवाया गया, और बुलवाने के बाद उसकी किस तरह से बेरहमी से पिटाई कर छोटू की हत्या कर दी गई उस लड़की के परिवार वालों के द्वारा, जिसके साथ उसके शादी की बातें हो रही थी, वो अपने जिंदगी के हसीन सपने देख रही थी और उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर वही एक साक्ष्य रह गया है, वो दिन दूर नहीं, अगर प्रॉपर सुरक्षा उस ब्रेव लड़की को ना दी जाए तो वो दिन भी दूर नहीं कि वो भी अपनी आखिरी सांसें गिनती मिले और ये सारे का सारा केस जो है खत्म हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। भगवान करे वो दिन कभी ना आए और लड़की सुरक्षित रहे, न्याय, लेकिन न्याय कैसे मिले जहाँ साहब, न्याय कैसे मिले उस लड़की को?
वो तो लड़ रही है, लेकिन लड़ाई में जीत कैसे हो? क्यों हम हैदराबाद के इनकाउंटर को प्रेज किया था? आपको शायद याद होगा कि डॉक्टर रेड्डी हुआ करती थी और हैदराबाद में उसका गैंग रेप हुआ था 2019 एंड में और 20 में। बहुत चर्चित मामला था। बहुत चर्चित मामला रहा और सब के सब जो एक्यूज्ड थे उनका इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर किया था और ओवरऑल हिंदुस्तान के आम लोगों ने तालियां बजाकर, फूल बरसाकर पुलिस वालों का स्वागत किया था। आम लोगों की ख्वाहिश है कि जस्टिस हो, और अगर जिस तरह का हमारा जस्टिस सिस्टम डिले बेस्ड हो गया है और उसमें आखिर जो विक्टिम होता है वही आखिरी सांसें गिनता है और एक्यूज्ड जो है वो मलाई खाते रहते हैं। जब निर्भया का केस हुआ था, फांसी की सजा हो जाने के बावजूद भी अगर 6 साल से ज्यादा फांसी के सजा याफ्ता लोग जेल में रोटियां तोड़ते रहे तो ये हमारे सिस्टम की नाकामी थी, ना कि हमारे किसी भी विक्टिम या उसके परिवार वालों की कमी थी। तो हमारे सिस्टम को जगना होगा। दिल्ली जैसी जगह पर यह मामला 6 साल डिले हुआ। बिल्कुल। गांव में, देहात में किस तरह से लोग इस केस को झेलेंगे और किस तरह से वो लड़की अपनी जिंदगी को बचा पाएगी, शायद ये सवाल आपके दिमाग में है। निश्चित रूप से इस तरह के कई सारे केसेज मुझे डील करने का मौका मिलता है। पूर्णिया का एक केस है, बिहार में ही एक जिला है, वहां के बिल्कुल ग्रामीण इलाके का केस, जिसमें कि 12 साल की लड़की की रेप करके निर्मम हत्या कर दी गई। सेशंस जज ने 3 एक्यूज्ड को फांसी की सजा दी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सारे एक्यूज्ड पर्संस को। इससे क्या जिनको फांसी मिली थी उनको पूरी तरह से, तीनों एक्यूज्ड पर्संस को जिनको फांसी मिली थी, सेशंस कोर्ट ने फांसी दी थी, उनको बाइज्जत हाई कोर्ट ने बरी किया। वैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस किया हुआ है, संज्ञान लिया हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि देर होगा लेकिन न्याय उस गुड़िया को भी मिलेगा। इस तरह से जब एक केस हमारा दिल्ली कैंट में बहुचर्चित गुड़िया का हत्याकांड का केस हुआ था, उस केस में भी अल्टीमेटली जब पुलिस वालों के ऊपर के दामन पे दाग लगने लगे, पुलिस वालों ने, जो मेरी जानकारी है, जो विक्टिम के माता पिता थे, जो कि समाज के गरीब तबके के लोग थे, रैग पिकर्स थे, पूरा बिनने वाले थे, उनको डरा के, धमका के और केस को सेटल करवा दिया। अगर हमारी न्याय व्यवस्था इसी तरह से सेटल होके चलेगी तो इन जो हीनियस मोस्ट क्राइम्स हो रहे हैं हमारे बच्चियों के खिलाफ, वो उसका नंबर जो है ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और क्यों रिपोर्टिंग कम होती है उसके लिए मुझे और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं रिपोर्टिंग करके। तो हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारी कार्यपालिका को जल्दी से जल्दी जागना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी जिसमें कि कम से कम ये जो हीनियस मोस्ट क्राइम है उसमें हमारी बहू बेटियों को इज्जत के साथ समाज में जीने का हक मिले। सर, उस समय जब निर्भया केस था, पूरे देश में हलचल थी, तनाव था, लोग बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे, लगता था कि उम्मीद जगी थी कि शायद जल्दी काम होगा, लेकिन फिर से ढर्रा वही आ गया है। ना क्राइम कम हुए, ना लेट लतीफ़ी कम हुई है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे कानूनी ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। खासकर जिस तरह से इस तरह के क्राइम्स की, खासकर जो महिलाओं के खिलाफ हीनियस मोस्ट क्राइम हो रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती ही नहीं। वो होती क्यों नहीं, इसके कारण को जानना पड़ेगा। वो होता इसीलिए नहीं है कि या तो पहले परिवार में दबाया जाता है कि इज्जत की बात है, उसके बाद समाज में दबाया जाता है कि छोड़ दो, सेटल कर लीजिए, उसके बाद थाने में दबाया जाता है क्योंकि वहां पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं होती कि आखिर रिपोर्टिंग हो क्या रही है। रिपोर्टिंग की सत्यता होती ही नहीं। 161 का जो स्टेटमेंट है उसका एविडेंसरी वैल्यू कुछ होता नहीं।
164 के स्टेटमेंट का एविडेंसरी वैल्यू कुछ होता नहीं। आखिर क्यों नहीं जो कंप्लेनेंट का फर्स्ट वर्जन है उसको वीडियो कैमरा में कैद किया जाता है? क्यों नहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट विटनेसेज हैं उनकी जब गवाहियां दर्ज की जाती हैं तो वो बाकायदा वीडियो में दर्ज किया जाए? क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बाद में भी अक्षुण्ण रहे, ना कि कोर्ट में आके गवाह हो जाते हैं कि मैं तो इसको पहचानता ही नहीं, मैंने तो पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं था। क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हुए मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मोर देन 80% केसेस में यही होता है, गवाही बदल जाती है और उसकी कई रीजन होते हैं। और ये जो समय है, टाइम टेकन इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इसको जल्दी से जल्दी हमारे समाज में, हमारे देश में सुधारने की जरूरत है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि रात को 2 बजे क्यों बुलाया उसने, लड़की को नहीं बुलाना चाहिए था। देखिए, अगर लड़का और लड़की अगर उनकी बात ही माने, हालांकि लड़के का कहना है कि मेरी भाभी ने बुलाया था, ये नहीं है, लेकिन अगर समाज की भी बात माने तब देखिए, हम तो कानून जानने वाले लोग हैं। 2 एडल्ट अगर मिलते हैं, कभी भी मिलते हैं, उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। अगर बेशक लड़का जो है वो लड़की के वाले के घर आता है, उसके घर ही आता है, उसके घर में उसके सारे पेरेंट्स, उसके भाई बंधु माँ बाप सब मौजूद हैं, तो क्या लड़की ने लड़के को क्यों बुलाया होगा? कोई भी गलत रीजन से तो नहीं बुलाया होगा। लेकिन अगर लड़की के ऊपर दबाव डाल के लड़के को बुलवाया गया था, यही तो मोटिव है। इस केस में निश्चित रूप से जो आई विटनेस वो लड़की है, उस ब्रेव लड़की को सबसे पहले तो सुरक्षा देने की जरूरत है और पुलिस को चाहिए कि अविलंब इस केस में चार्जशीट फाइल करे और लड़की का बयान कोर्ट में जितनी जल्दी से जल्दी दर्ज हो जाए, वही इस केस के आगे के फेट को तय करेगा। अदरवाइज डिले होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फिर वो गवाह कल को कोर्ट में मुकर जाए अपने माता पिता के दबाव में, चूंकि वही एक्यूज्ड है, उसका भाई एक्यूज्ड है। 7 लोग, उसकी गवाही पर 7 लोगों की जिंदगी डिपेंड है। वो कौन लोग? वो धमकी भी मिल चुकी है। वो कौन लोग हैं? उसके पेरेंट्स हैं, उसका भाई है, सगा भाई है, जीजा हैं, तो उसके सगे लोग हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर इसमें किसी भी तरह से विलंब हो, डिले किया जाए, तो लड़की अपने बयान से पलट जाए और इस केस में भी वही हस्र हो जो हमारे अक्सर हिंदुस्तान में वो ऐसे केसों की कमी नहीं है जिसमें कि जो आई विटनेसेस हैं उसके मुकर जाने के कारण। हालांकि इस लड़की के चांसेस कम है, ये लड़ रही है, अपने परिवार के खिलाफ है, खड़ी है, लगातार न्याय की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोगों को दर्द है, जो इमोशनल है, कि ये लड़की बिना शादी हुई विधवा के रूप में उस घर में रह रही है, उसका त्याग है। देखिए, निश्चित रूप से यह एक सामाजिक पहलू है जिसमें कि अगर उस लड़की को देखा जाए तो अगर वो ब्रेवली क्राइम के खिलाफ खड़ी है तो हमारे सरकार की जिम्मेवारी होती है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने पेरेंट्स को भी खो देती है, लेकिन उसके भविष्य की सुरक्षा सरकार करे। वो विक्टिम सिर्फ एक पक्ष से ही नहीं है कि उसके होने वाले पति की हत्या हुई है, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ से भी वो विक्टिम होगी जब उसके पेरेंट्स को ही सजा मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमारे एग्जीक्यूटिव को उस लड़की के फ्यूचर के सिक्योरिटी को देखते हुए, उसके ब्रेवरी को देखते हुए, उसके न्यायप्रियता को देखते हुए उसको निश्चित रूप से सोशल सिक्योरिटी दे, चाहे नौकरी देके या किसी और तरह की सुरक्षा देके। ये सरकार को निश्चित रूप से इस चीज में सोचना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है उसकी सुरक्षा और चार्जशीट। तेजी से पुलिस को काम करना चाहिए। बिल्कुल,
इसमें अगर डिले होगा तो विद माय एक्सपीरियंस मुझे पता है कि लड़की अपने बयान से जरूर पलटेगी। ऑल्दो न मैं लड़की से मिला हूं, न लड़की के परिवार वालों से मिला हूं, लेकिन जो मेरा लड़की जो है छोटू के घर में रही, उसका जो छोटू का परिवार है उसने उस लड़की को आशा दे रखा, लगातार उसी दिन से हत्या के बाद वो अपने घर पर नहीं गई है और उसी घर में रह रही है। वहीं उसने बेटे की तरह, छोटू की तरह ही उसको उसका परिवार ट्रीट कर रहा है। मनोज जी, आप तो खुद एक मूर्धन्य पत्रकार हैं। उस परिवार ने उसको आश्रय दे रखा है, क्या वो लीगल आश्रय है? मैं तो लीगल एस्पेक्ट को देखता हूं, और ये लीगल आश्रय अगर कोई दे सकता है उस बच्ची को, उस ब्रेव बच्ची को, तो वो सरकार है। सरकार उसके ब्रेवरी को सलाम करे, एक नजीर दे, उसको कोई एप्रोप्रिएट नौकरी देके, उसको उसके भविष्य को सुरक्षित करके। और कुछ इसके मतलब इस केस के लेकर आप अगर कहना चाहे कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरह से इसको सजा मिले, या इसको कुछ आप अगर आप अंतिम। देखिए, मैं तो फिर यही कहूँगा मनोज जी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रह गया है। धरातल पे हम रोज देखते हैं कि जो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसों का क्या हश्र हो रहा है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही होते हैं कि वो फास्ट ट्रैक हो पाते हैं। अमूमन दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्टों में भी 4-4 साल, 5-5 साल चार्जेज नहीं फ्रेम होते हैं डिस्पाइट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। यही फास्ट ट्रैक कोर्ट है। जब देश की राजधानी में ये हाल है तो हम सुदूर गांव देहात की बात कर रहे हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था वहां भी की गई है, लेकिन उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। स्थानीय एमपी जो है वहाँ पे उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि मैं 3 महीने में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इसमें चीज़ें फाइनल कराने की कोशिश करूँगा। निश्चित रूप से, ऑल्दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इसमें कोई से होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के अधीन का मामला है, लेकिन फिर भी सामाजिक दबाव एक जो होता है, तो कोर्ट भी सामाजिक दबाव में काम करती है। जैसा कि जब डॉक्टर रेड्डी के केस में इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद निर्भया के केस के भी एग्जीक्यूशन के मामले में तेजी आई थी। अदरवाइज निर्भया के एग्जीक्यूशन के केस के मामले भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बावजूद भी 2018 तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अर्जी नहीं लगाई गई कि एग्जीक्यूट किया जाए सेंटेंस। अल्टीमेटली निर्भया के पेरेंट्स को ही एप्लीकेशन लगानी पड़ी थी एग्जीक्यूशन के लिए। क्यों? और वो नहीं, आप देखिए कि निठारी वाले केस में रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला, उस एक्यूज्ड, उस कन्विक्ट के फांसी को रुकवाने के लिए, गोली के। वो फांसी जो उस समय रुकी, उसके बाद सब कुछ सोया हुआ। डिस्पाइट द फैक्ट कि फांसी रुके होने का मेरे संज्ञान में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन फिर भी जो ऐसे क्राइम जिसमें बच्चों की हत्या करके उसके मांस खा लिए गए, सबसे बड़ा क्राइम उस निठारी, पूरा देश हिल गया। उस केस में सजा याफ्ता जेल में मजे ही कर रहे हैं ना, जिंदगी बचा रखी है। मैं तो उसको कहता हूँ जेल में मजे ही कर रहे हैं। वैसे मिर्ची लगती है एक्यूज्ड को कि जेल में मजे कैसे करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर वो एक भी सांस ले रहा है फांसी की सजा होने के बावजूद भी, तो इस केस में न्यायालयों को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो क्यों जो आदमी की हत्या करके उसके मांस का भक्षण करता है उसको सजा हो जाती है फांसी की, और उसकी फांसी की सजा आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। ये हमारी और हमारे पूरे जो न्याय व्यवस्था है उसकी नाकामी, सिस्टम की नाकामी। ये थे जितेंद्र झा जी, जो लगातार निर्भया केस से जुड़े रहे और न्याय तक लेकर गए। आज भी इस बात की पीड़ा है कि फास्ट ट्रैक का कॉन्सेप्ट बनकर रह गया, लड़कियों को न्याय नहीं मिलता और वो सालों साल अपनी जिंदगी को खोने के रास्ते पर खड़ी रहती है। बता रहे हैं कि अभी जो जिस केस से आए हैं वो लड़की
मार दी गई है और उसी डर को लेकर आरती को लेकर वो चिंतित है। पूरा देश इस समय इमोशनल है। आप लोग भी लगातार कमेंट करके बताते रहते हैं कि किस तरह के हालात बिहार में हैं और आप क्या चाहते हैं। मेरी कोशिश है कि इस केस में लगातार अपडेट मैं आपको देता रहूं। आप मुझे इसी तरह से कमेंट करके बताते रहें कि आपकी इच्छा क्या है और क्या चाहते हैं। नमस्कार।